गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ फेसबुक पर लाइव जुड़े होंगे, उन लोगों का भी मोस्ट वेलकम। हम लोगों ने कल से पढ़ना शुरू किया था हरियाणा जीके। हरियाणा जीके हरियाणा के सभी एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की तैयारी में। अगर आपका हरियाणा जीके अच्छा है, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये सबको आ सकता है, क्योंकि आपके ही स्टेट की बातचीत है जहां आप रह रहे हैं। जो हरियाणा के बच्चे सुन रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बाहर के भी सुने। अपने राज्य के बारे में जानना हर किसी को अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होंगे जो कर्नाटका पोस्टेड हैं, कोई केंद्रीय विद्यालय में तमिलनाडु कन्याकुमारी में बैठा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के असम में बैठ के सुन रहा है। तो अच्छा लगता है किसी भी राज्य के बारे में जानना, जब शौकिया जानते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कदम रखते हैं तो फिर आपको एक अलग तरह की तैयारी करनी पड़ती है, और उसी में हरियाणा जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अमूमन हरियाणा के हर एग्जाम में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, कभी कभी 25 क्वेश्चन भी हरियाणा जीके के देखे जाते हैं। हरियाणा जीके बेटा जिन लोगों ने पहले पढ़ा, भाई 16 में अगर ध्यान से देखें तो इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई। उससे पहले ये ज्यादा था ही नहीं सब्जेक्ट, और कुछ क्वेश्चन एससीएस लेवल पे आते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई थी 2014 में नई हरियाणा में, तो सरकार ने कहा कि पेपर होंगे तो हरियाणा जीके, क्योंकि हर स्टेट के एग्जाम्स में उस स्टेट जीके आती है, तो यहाँ भी आनी स्टार्ट हुई। तब यहाँ सिस्टमैटिक पढ़ना स्टार्ट हुए स्टूडेंट्स, और टीचर्स ने भी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना शुरू किया। तब से आज तक लगातार बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स भी। बहुत सारे बच्चे इस बीच में नौकरियों तक पहुंच गए, कुछ लोग रह गए, उनका भी कहीं ना कहीं फिर कभी दिल्ली, कभी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा पुलिस, दिल्ली, बहुत जगह कहीं कहीं जहाँ ऑप्शंस थे वो भरते गए, फाइनली लग गए। अब जो इस टाइम पर मार्केट में स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक वो जिनका भविष्य डांवाडोल कर रखा है कोर्ट के बाद से सरकार ने, उनका ये नहीं पता है कि वो नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। और दूसरे वो जो पहली बार इस फील्ड में आए हैं और जिनके मन में ये आस है कि सीईटी सेकंड होगा, या सरकार हमें भी साल भर में बहुत सारी वैकेंसी जो आती हैं हर साल ही, क्योंकि हर स्टेट में रिटायरमेंट्स भी होती हैं, तो नई नई वैकेंसी आती रहती हैं, कि हमें भी उस उम्मीद में पढ़ रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हरियाणा जीके फिर हम अगर एक बार तैयार कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के पढ़ने का लेवल अलग अलग होगा। जिन बच्चों के नौकरी पर खतरे की घंटी लटक गई है, उन लोगों को रिवीजन बार बार करना चाहिए, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्स के पीछे भागेंगे तो फंस जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ये क्लास दोनों के काम की है, पर ज्यादा काम उनके आएगी जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। देखिए, जिसने एक बार ढंग से अपने स्टेट की जीके को पढ़ लिया, फिर वो तो किताब से भी पढ़ेगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको बहुत बेसिक से उठना नहीं है। अब उसको ये नहीं याद करना, जिसने पिछले पेपर दे के पास कर रखे हैं कि 22 जिले हैं, या 75 में कौन सा जिला बना, या 89 में कौन से 4 जिले बने, उसको याद नहीं करना। उसको तो वापस चीजों पे से हल्की सी वो धूल हटानी है कि हाँ पढ़ी हुई है, रिवीजन करना है। पर जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़ते हैं उन्हें तो पढ़ना पड़ेगा, तो उनको ध्यान में रख के मैं पढ़ाती हूँ। और कल मैंने इसका पहला लेक्चर लिया था हरियाणा जीके का। ये हमने अपने मैप को डिटेल से जाना था कि हरियाणा के मैप को अगर हम ऊपर से नीचे तक समझ लेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैप की समझ के बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। हर चीज बेटा लर्न नहीं की जा सकती, हर चीज को रटा भी नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें समझने के साथ अपने आप आती चली जाती हैं। मैप सबसे पहली जरूरत होती है जब आप किसी स्टेट को पढ़ें, या आप अपने इंडिया की बात करें, या आप वर्ल्ड को पढ़ें। तो जिसको सच में समझ बनानी है ना, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैप। तो मैप रीडिंग स्किल जिस बच्चे की अच्छी होती है, जनरली वो क्वेश्चंस में गलतियां कम करता है जब वो स्टेट संबंधी जानकारी मांगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के रोहतक से निम्न में से किस जिले की संख्या टच नहीं करती, तो रोहतक का जिसको मैप में लोकेशन पता है ना, वो टिक कर पाएगा कि रोहतक को कौन से जिले टच करते हैं, कौन से नहीं। अब रोहतक को अगर हम देखें, ये देखो रोहतक, अब वो कहेंगे रोहतक के ऑप्शंस में फतेहाबाद लिख देंगे, तो जिसने मैप याद कर रखा है उसे तो पता है कि फतेहाबाद तो बहुत ऊपर पड़ेगा। भाई फतेहाबाद जो है उसकी सीमा कैसे टच कर सकती है रोहतक को, ये मैप अगर समझ रखा है तो क्लियर कर देगा। लेकिन अगर मैप पे ध्यान ही नहीं दिया तो सोचेगा पता नहीं, हो सकता है टच करती हो। भैया मैप तुमने देखा है, मैप के चारों तरफ की तुम लोकेशन अगर जानते हो कि ऊपर के 3 जिले, फिर नीचे 3 जिले ऊपर के बाद सीधे कुरुक्षेत्र एक सर की भांति, फिर उसके 2 पैरों की भांति कैथल करनाल, फिर एक बड़ी सी पट्टी है, भारी भरकम एरिया लेकर बैठी है, जिसमें सिरसा सबसे साइड में है, उसके इस तरफ फिर फतेहाबाद है, हिसार है और जींद है। तो इस तरह की जो समझ होती है ना बेटा, वो पहली चीज होती है मैप रीडिंग स्किल। ये अपने आप किसी में नहीं होती, ये धीरे धीरे डेवलप की जाती है। एक चीज को जब आप बहुत ध्यान लगा के देखते हैं, उससे जुड़ी बातें सुनते हैं, तो अपने आप आपको चीजें एनालाइज करनी आने लग जाती हैं। तो हरियाणा जीके जो बच्चा भी पढ़नी स्टार्ट करे, सबसे पहली जरूरत है अपने मैप को ढंग से एनालाइज करके कि अच्छा इसकी सीमा इससे टच होती है, ये 3 राज्य इकट्ठे हैं, ये 2 इकट्ठे हैं। आप कोई पूछे कि क्या झज्जर और सोनीपत टच हैं? बिल्कुल हैं।
जिसको पता है कि सोनीपत झज्जर की एक ही बेल्ट है तो आपस में मिलेंगे ही। भाई सोनीपत से लगता है तो झज्जर है, सोनीपत से लगता है रोहतक, चरखी दादरी भिवानी तो एक ही के पार्ट है। अभी तो पीछे बना था 16 में, उससे पहले था ही नहीं चरखी दादरी। तो इस तरह की समझ के लिए ये जरूरी है, ठीक है। इसलिए कल मैंने पहली क्लास में यही पढ़ाया था। आज बेटा बातचीत करते हैं हरियाणा राज्य के गठन के पीछे की कहानी क्या थी, क्यों हरियाणा बना। हरियाणा पहले भी था, कोई भी जगह नई उभर नहीं सकती, लेकिन नई राज्य बनने का मतलब उसकी पहचान नई बन गई। किस रूप में? स्टेट के रूप में। ऐसा नहीं है कि हरियाणा बना ही 1966 में। ऐसे जितने जिले बने, पानीपत ये थोड़ी ना कि बाद में बना, पानीपत तो युद्ध था, ऐतिहासिक था। वो जगह तो थी, लेकिन उस जगह का वो औचित्य नहीं था, वो महत्व नहीं था। जैसे आज की डेट में बात करें गोहाना, तो गोहाना ठीक है एक एरिया है, लेकिन गोहाना को हम इसमें जिलों में नहीं पढ़ते हैं। कल को अगर गोहाना एक जिला बन जाता है, खरखौदा एक जिला बन जाता है, तो फिर इनकी एक अलग पहचान होगी, क्योंकि जिले में तो बेटा काम करने का तरीका ही अलग होता है। जिले में तो हर जिले में एक एरिया मिलेगा। ज़्यादातर तो कोर्ट्स भी मिलते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसके अलावा ज़िले में आपको डीसी बैठता मिलेगा, वहाँ कोई एचसीएस अधिकारी भी काम करेगा। जैसे हर जगह के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट बनने और ना बनने से पहले की कहानी, ऐसा तो नहीं ना गोहाना आज नहीं है या खरखौदा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है कि वो ज़िले हों। ऐसे ही एक ज़माने में सोनीपत ज़िला नहीं था, कोई भी ज़िला था ही नहीं। स्टार्टिंग जब हमारी तो 7 ज़िले थे। आज उसी से शुरू करते हैं कि हरियाणा प्राचीन काल के बाद, जब ये आधुनिक भारत था, इस टाइम पे हरियाणा की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो हरियाणा जो बहुत प्राचीन ऐतिहासिक शहर था या एरिया था या प्रांत, कुछ भी कह लो, वो आज के हरियाणा तक की कैसे उसने सफर तय किया। इसकी शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के जमाने से, बल्कि 1857 से। आप सब जानते हैं 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हम लोगों ने की थी। रिजल्ट बेशक बहुत पॉजिटिव नहीं था और बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन ये अंग्रेजों के मन में बैठ गया था कि इंडियंस भी अगर गुस्से में आ जाएं, अपने हक के लिए थोड़े से जागरूक हो जाए, तो वो जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं विदेशी ताकतों को। वो तो थोड़ी सी गड़बड़ रह गई, उसे आप अपना कमजोरी मान लीजिए, हमारी कहीं ना कहीं उस जमाने के हिसाब से सिस्टम में कमजोरी मान लीजिए। नेतृत्व ताकतवर नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, और वेपन्स भी उतने बढ़िया नहीं थे। बेटा युद्ध सिर्फ जिगरे से नहीं जीते जाते, युद्ध में नीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने आक्रामक नीति किस तरह से प्लान की। और ये तब नहीं, ये हमेशा से थी। आज भी जब अगर हम देखें, पाकिस्तान है, चाइना है, इन वॉर्स में नीति जिसकी स्ट्रांग थी वो आगे निकल गया, प्लानिंग, ठीक है। 57 की क्रांति जो है, जिसकी शुरुआत करनी थी हरियाणा के अंबाला कैंट से, ये यहाँ शुरू हो नहीं पाई, क्योंकि श्याम सिंह नाम के एक सैनिक ने इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को दे दी। लेकिन ये क्रांति हरियाणा से बिल्कुल सटते एरिया में, जिसको आप यूपी कहते हैं, यूपी के मेरठ से प्रारंभ हुई, शुरू हुई। 300 सैनिकों के एक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया, वहां के शस्त्रागार को लूट लिया, बंदूक या जो भी वहां शस्त्र थे, वेपन्स लूटा, और फिर दिल्ली मार्च कर दिया, दिल्ली की तरफ। बहादुर शाह जफर जाके दिल्ली इसमें लाल किले में, जो शाहजहां ने बनवाया था ना लाल किला, वहां बहादुर शाह जफर रहा करता था 1857 में। बुजुर्ग आदमी थे, उनको कहा कि सर हम तो कराए क्रांति और आप हमारे लीडर हैं, और आप पूरे इंडिया के राजाओं को फरमान जारी करो। आपने मूवीज में देखा होगा, रोल 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 करके ऐसे वो होता था, उस पर 2 ऊपर नीचे डंडे से होते थे, बीच में उसका बड़ा सुंदर सा कागज होता, वो होता था कपड़ा टाइप का, मोर के पंख और इन सब से लिखा जाता था, शाही फरमान। ये होता था कि पूरे में पहुंचा दो। सोचो आप, हम लोग शाही फरमान लिखने वाले युग में थे, और अंग्रेज उस टाइम पे टेलीग्राफ और इन सब की बातें कर रहे थे, तो इसलिए उनका कम्युनिकेशन हमसे ज्यादा एडवांस था। मेरठ से जो ये सैनिक चले थे, फिर ये हरियाणा आगे जाके हम जानते हैं क्रांति ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हमारी अपनी गलती कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन एक शुरुआत अच्छी थी। उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हमारे सिस्टम को थोड़ा सा समझा, एनालाइज किया, और कहा हरियाणा यूपी के साथ जो सटा हुआ है, इसको यूपी से काट दो, और इसको जो ये ऊपर हिस्सा है इसका पंजाब, इसकी बेल्ट का हिस्सा बना दो। यानी पंजाब प्लस अंबाला, अंबाला को मैं यहाँ हरियाणा लिख लेती हूँ, ये एक कर दो, और ये यूपी, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया जाता था, आज आप उत्तर प्रदेश कह देते हैं, इसको एक कर दो। तो ये जो बात थी ना कि इसको एक कर दो, तो हमारा जो साथ था वो पंजाब के साथ 1858 के बाद से बन गया। हम और पंजाब, देखा जाए तो जमीन के हिसाब से बात करें तो दोनों उपजाऊ हैं। हम दोआब मेन क्षेत्र में पड़ते हैं। कैसे? हमारी अपनी ये घग्गर और अपनी यमुना, 2 नदियां हो गई ना, दोआब। अगर पंजाब की बात करें तो पंच आब, 5 नदियों के सिंचित क्षेत्र का नाम है, ठीक है। दोनों में प्रोमिनेंट फीचर है नदियां, फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये चलता रहा कुछ समय तक, 1858 के बाद से, और 1925 में एक आवाज पहली बार उठी दिल्ली के एक सम्मेलन में। ये दिल्ली में मुस्लिम लीग का सम्मेलन था, और पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ये नाम है एक आदमी का। पीरजादा बेटा, जैसे हम लोग को अपने
लाला जी कह दें तो इस तरह से, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ये पहला आदमी था जिसने मुस्लिम लीग के संगठन में पहली बार ये आवाज उठाई कि हरियाणा को पंजाब से काट के और अलग कर देना चाहिए। भाई यूपी में जोड़ो दिल्ली में अलग बात है, अलग कर देना चाहिए। 1925 की घटना अगर आप याद करें तो आपके देश में बहुत एक्टिव टाइम था। एक तरफ HRA बन रही थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो क्रांतिकारियों की घटना थी, 25 में उन्होंने काकोरी कांड किया था। फिर दूसरी बात करें तो गांधी जी 1924 में कांग्रेस के सिर्फ एक बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने। यानी राजनीति ना बड़ी उथल पुथल की स्थिति में थी। तो उस टाइम पे कोई कहे कि हरियाणा अलग कर दो तो वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि देश सबसे बड़ी चीज थी। तो 1925 की ये बात कोई बहुत ऊपर नहीं आई और यहीं के यहीं लगभग ठीक है, दो चार ने हाँ की, दो चार ने बात दब गई। 1932 में हरियाणा के पानीपत का एक आदमी जिनका नाम है दीनबंधु गुप्त, पानीपत में जन्मे थे, राष्ट्रवादी लीडर थे, मतलब बड़े नेशनलिस्ट टाइप के लीडर थे। इन्होंने ये बात दोबारा उठाई कि भाई हरियाणा जो है इसको काट के अलग कर देना चाहिए। लेकिन उस टाइम भी अगर आप देखें 1932 में गांधी जी बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पर थे। RTC और इन सब के ऊपर काम चल रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनफैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी एक आदमी थे, कॉर्बेट, जैसे अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क है उनके नाम कॉर्बेट जॉफरी। इन्होंने भी वहां कहा था लंदन में कि पंजाब और हरियाणा तो बहुत डिफरेंस है और अंबाला के नीचे के डिवीजन को, ये नहीं कहा हरियाणा, अंबाला के नीचे के डिवीजन को अलग कर देना चाहिए। यानी ये बात रह रह के दिमाग के किसी कोने में लोगों के में जा रही थी। डिस्कशन ज्यादा नहीं हो रहे थे, पर एक जैसे होता है भाई एक एक हथौड़े की बार बार वार वार वार, तो वो दिमाग पे कहीं असर करता है। तो इस तरीके से ये असर करने लगा कि हाँ हरियाणा को शायद अलग कर देना चाहिए, पर ज्यादा किसी ने ऐसे बहुत बुलंद आवाज नहीं उठाई। देश प्रायोरिटी पर था, देश में बहुत काम करने थे, तो कहाँ किसी के पास मौका था कि हरियाणा को अलग करो, और ऐसा क्या अलग हो जाएगा। तो इसलिए बात फिर दबी दबी सी हो गई। 1947 आया, 1947 भारत हो गया आजाद। अब आजादी के बाद ये जो पंजाब जिसका हम हिस्सा थे, इसके दो हिस्से हुए। एक पंजाब हमें मिला जिसको हमने आगे जाके पेप्सू के नाम से पढ़ा हुआ है, और एक इस तरफ रह गया जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, अब इस पंजाब से जब यहाँ ये हो गया कि ये पाकिस्तान का है, तो फिर डर लगता है ना कि यार यहाँ तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका बनेगा, हिंदुओं को डर लगा। तो बहुत सारे हिंदू पंजाब के इलाके में जो रहते थे वो हमारे देश की तरफ भागने लग गए। उस टाइम तक बॉर्डर ऐसे नहीं थे जैसे आज है, नहीं इतनी चेकिंग थी बेटा। गांव गांव अलग हुए थे तो उठ के अपना बोरिया बिस्तर बांधा और डर के माहौल में इंडिया की तरफ, अपने पंजाब की तरफ आ गए। जब वो यहाँ आ गए तो फिर ये हुआ सरकार को कि कहाँ बसाएं। उस टाइम तो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना रेफ्यूजीज की, कितने कैंप्स लगे थे, आपने मूवीज में देखा होगा, कैंप के कैंप, हजारों हजारों लोगों के कैंप्स थे। तो उस टाइम पे कहाँ बसाएं, तो सोचा कि भाई जहां बसाएंगे वहां काम धंधा भी देना पड़ेगा, हम बैठा के कब तक खिलाएंगे। तब हरियाणा की तरफ, पंजाब के दक्षिणी हिस्से, हमारे दक्षिणी हिस्से फरीदाबाद की तरफ उस टाइम पे डिसाइड किया था कि रेफ्यूजीज को बसा देते हैं और इनको थोड़ा कामकाज दे देते हैं। क्योंकि बेटा अगर कामकाज नहीं होगा तो आदमी क्राइम करेंगे, पेट तो भरेंगे ना। कामकाज होगा तो हर आदमी कमा के खाना चाहता है, क्रिमिनल कोई दिल से नहीं बनना चाहता। क्रिमिनल तब बनते हैं 99% केसेस में जबकि कुछ हो ही ना कामकाज। भाई भूखे मर रहे हैं तो छीन के खा लेंगे, अगर आपके पास बहुत बढ़िया खाना है तो क्यों आप किसी का छीन के खाएंगे। तो इनको काम धंधा देने के लिए हमने अपना एक शहर, कौन सा शहर, फरीदाबाद में ढेरों फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे और रोजगार के अवसर, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते गए। और आज आप जानते हैं इंडस्ट्रियल पूरा हब है, बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनरी फरीदाबाद की बेल्ट के आसपास बनाते हैं, जिसमें JCB आती हैं, कंटेनर्स का कामकाज यहाँ पर है, और रेलवे ट्रैक से जुड़ी बहुत सारी चीजें जो रेलवे के डिपार्टमेंट में है, वो हैवी इंडस्ट्रीज बहुत सारी फरीदाबाद में काम करती हैं। ठीक है, तो ये सब घटना हुई आजादी से पहले पहले 1925-32। फिर बड़े लेवल पे बात करें तो आजादी के बाद ये भाग दौड़ और ये सब। अब हुआ क्या, अब जब हम लोग अलग अलग हो गए तो एक आदमी थे मास्टर तारा सिंह जी। तारा सिंह जी ये पहले आदमी है बेटा जिन्होंने आजादी के बाद, ये क्वेश्चन पूछा, आजादी के बाद सबसे पहली बार ये डिमांड उठाई। इनफैक्ट अपने पत्र, इनका अखबार निकलता था अजीत नाम का पत्र, इसमें ये बात इन्होंने उठाई। उस जमाने में पता है क्या है, लोगों के पास साधन नहीं थे रिक्रिएशन के, तो अखबार पढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात थी। आज आपको नॉर्मल नहीं लगता क्योंकि आपके घरों में अखबार आते भी हैं तो आप देखते नहीं। आजकल हर बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, लेकिन बेटा एक जमाना था जब पूरा गांव इकट्ठा होता था, एक अखबार कोई अगर लाता था, तब अखबार वाले ऐसे घर घर नहीं आते थे, ये कोई जॉब ही नहीं थी। एक गलती से अखबार का पन्ना कहीं मिलता तो एक आदमी चौपाल में किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाता और सब उसके आसपास डेरा लगा लेते सुनने के लिए कि भाई क्या बताएगा ये।
एक रोमांचक कार्य था, वो भी मजेदार काम था, इक्के दुक्के को पढ़ना आता था। तो मास्टर तारा सिंह जी ने अपने पत्र अजीत में ये जिक्र किया कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। ये पहला जिक्र था। इस बीच में पंजाब में थोड़ी हलचल मची हुई थी, क्योंकि भाग दौड़ पाकिस्तान से इधर उधर, फिर हमारी लड़ाई भी चल रही थी। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई भी तो हुई थी 47 में, आज़ादी के तुरंत अगले महीने 48 49 तक भी हालात बड़े खराब रहे थे। उस बीच में 1949 में 1 अक्टूबर गांधी जी के जन्म से एक दिन पहले, 1 अक्टूबर 1949, गांधी जी अभी अभी 1948 में ही उनका मर्डर हुआ था। तो उनके डेथ के बाद की एक के बाद अगली बर्थ एनिवर्सरी आई थी, उससे एक दिन पहले। एक आदमी थे भीमसेन सच्चर। भीमसेन कौन है? ये सीएम थे उस जमाने में, भीमसेन सच्चर। इनको कहा गया कि भाई आप देखिए पंजाब को कैसे संभालेंगे, आप चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि पंजाब में कम्युनिटी अलग अलग है, एक पंजाबी बोलने वाले और एक ये हरियाणवी हिंदी बोलने वाले। हरियाणवी जो भाषा है ना, एक्चुअल में भाषा नहीं है, बोली है। भाषा क्या होती है? और खासकर मानक भाषा, जिसमें लिटरेचर लिखा जाए, जिसको मान्यता दी गई हो। तो हमारी हरियाणवी को एज सच लिटरेचर में बहुत ज्यादा नहीं है हरियाणवी। और हरियाणवी में ना बेटा अंतर भी बहुत है, जैसे रोहतक की हरियाणवी और जींद की हरियाणवी और पंचकुला के साइड की हरियाणवी और मेवात के साइड की हरियाणवी, हैं तो चारों हरियाणवी, लेकिन सबकी देखना एक्सेंट अलग अलग है, सबके बोलने का लहजा अलग है। इनफैक्ट सबके शब्दों में भी कहीं ना कहीं आपको बदलाव फील होगा। तो ये जो बदलाव है ना, ये बोली के कारण है, क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण। ये भाषा में नहीं होता, लेकिन ये बोलियों में 100% होगा। तो भीमसेन सच्चर जी ने कहा भाई मेरा एरिया बहुत बड़ा है स्टेट का, और ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो मैं एक काम करता हूँ। एक फॉर्मूला दिया इन्होंने, उस फॉर्मूले को हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्षेत्रीय फॉर्मूला। ये इस बेल्ट में हिंदी यहाँ हरियाणवी समझ लेना, हिंदी बोलने वाले और ऊपर की बेल्ट में पंजाबी बोलने वाले। तो सच्चर जो हमारे सीएम थे, तब तो हम भी पंजाब थे, उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों एरियाज को हैं ये एक, डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अपनी अपनी भाषा के विकास के लिए हिंदी क्षेत्र वाले अपने लिए काम कर लेंगे, पंजाबी क्षेत्र वाले अपने लिए। कोई तुमसे पूछे तुम लोग क्या हो, तो तुम्हें सबको कहना है कि हम तो पंजाब हैं। हिंदी क्षेत्र ये नहीं कहेगा कि हम पंजाब नहीं, आप पंजाब ही हो। ये बात बेटा लोगों को पसंद नहीं आई। एक आधी और भी बात थी, एक मेन बात बताते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी पढ़ाई जाएगी स्कूल लेवल में, प्लस हिंदी पढ़ो तुम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी काम आएगी। यहाँ कहा गया हिंदी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ो, आपके बच्चों को पंजाबी भी सीखनी पड़ेगी एज लैंग्वेज। यहाँ बात बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि जो पंजाब के बच्चे थे, पंजाबी उनकी मदर टंग है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें हिंदी सीखने का फायदा ये है, अगर वो हिमाचल में जाएंगे तो हिंदी काम आएगी, दिल्ली जाएंगे तो हिंदी काम आएगी, राजस्थान में है तो हिंदी, गुजरात में है तो हिंदी। तो सारी भाषाएं, जैसे गुजरात में भी हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझी जाती है। तो जो पंजाब का बच्चा है वो तो पढ़ने के बाद बहुत सारी जगह अपनी हिंदी को यूज कर पाया, लेकिन जो हिंदी क्षेत्र का बच्चा है वो पंजाबी को कहाँ इस्तेमाल करेगा? पंजाबी सिवाय पंजाब के कहाँ इस्तेमाल होगी? तो फिर पेरेंट्स ने ये एंटी एक वो बनाया कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में ऐसी लैंग्वेज नहीं पढ़ने देंगे। अगर आपको सेकंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करनी है, इंग्लिश पढ़ाओ। हमारा बच्चा कहीं भी जाएगा, कनेक्टिविटी तो बन पाएगी ना, कम्युनिकेशन तो में तो हेल्प करेगी। तो बेटा ये बात जो है ना लोगों को पसंद नहीं आई, एक तरह से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि सर हम आपकी बात से सहमत नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है ना, माने कोई बात नहीं। अब उस टाइम तक वैसे ना इलेक्शंस और ये सब कोई देश में बड़े लेवल पे हुए भी नहीं थे जब तक ये कहानी है। अब हुआ क्या, ये सब चीजें फीकी पड़ गई। इस बीच में 1953 में एक आदमी थे फजल अली, रिटायर्ड जस्टिस रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। इनको बुलाया गया और कहा कि सर पूरे देश में गड़बड़ फैल सकती है। कारण एक आदमी जो बड़ा लीडर था, गांधीवादी लीडर थे उनके पीछे ढेर लोग थे, उन्होंने भूख हड़ताल की थी और अपनी डिमांड रखी थी कि मेरा एक स्टेट अलग कर दो, मतलब हमें एक स्टेट के रूप में मान्यता दे दो। कौन लोग हैं ये हैदराबाद के आसपास के लोग थे। और हैदराबाद को जब उनकी रियासत को भारत का हिस्सा बनाया गया था, 1948 की घटना, 48 से 50 के बीच में जो हुआ था, तब कहा गया था कि बहुत जल्दी ही इनको अलग अलग आइडेंटिटी में स्टेट्स के रूप में मान्यता मिल जाएगी। तो वो आदमी भूख से तड़प तड़प के 56 दिन बाद स्वर्गवासी हो गए। उनके पीछे यंग क्राउड था, सड़कों पे उतर आए, बैंकों में आग लगा दी, पुलिस स्टेशन में घुस गए, रेलवे की कोचेस को तोड़ डाला, आग लगा दी। तो ऐसा लगा कि पूरे देश में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो तुरंत से खबर गई दिल्ली, और दिल्ली से मैसेज आया कि जो वो कह रहे थे तुरंत से उनका स्टेट बना दो। और अब हम लोग एक कमीशन बना रहे हैं जिसका काम ही ये होगा कि वो एनालाइज करे कहाँ कौन सी स्टेट बनानी है। तो 3 रिटायर्ड जजेस, जिनमें से पहले हैं डॉक्टर फजल अली, इन्हीं के नाम पर आयोग, ये कमिश्नर है बेटा, मतलब कमीशन के हेड हैं। उसके बाद एक आदमी है पणिक्कर सरनेम,
और एक का नाम है कुंजरू। ये आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ाया जाता है, कुंजरू। इन तीनों को काम दिया कि आप जाइए पूरा देश घूमिए, साल 2 साल जितना समय लगे, आप एनालाइज कीजिए, देश के चप्पे चप्पे को देखिए, किसको स्टेट बनाना है, किस बेसिस पर बनाना है। तो इन तीनों ने बेटा पूरे 2 साल तक भारत भ्रमण किया, जगह 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 गए। हमारे हरियाणा में रोहतक में आए तो हमारे लीडर्स, लोकल लीडर्स ने खूब बढ़िया चाय पानी नाश्ता किया और कहा सर हमारे भी स्टेट के रूप में हमारी भी मान्यता लिख दीजिएगा, आपके तो हाथ में है। इन्होंने उस टाइम तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जब स्टेट बने तो हमारा नाम नहीं था, इसका मतलब इन्होंने सुना नहीं। खैर 1955 तक 2 साल बाद इन 3 लोगों ने मिलकर एक भारी भरकम रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और फाइनली लिखा लास्ट में कि इंडिया में 14 राज्य प्लस 6 यूटी होने चाहिए। अगर मैं आपको एक्चुअल फिगर बताऊं तो ऐसा नहीं कहा था, इन्होंने कहा था 16 स्टेट प्लस 3 यूटी, लेकिन ये बात मानी नहीं गई, थोड़ी चेंज कर दी गई। तो कहा 14 राज्य और कितने यूटी बनाएंगे, 6 यूटी। अगर आज इसको कंपेयर करें तो आज आपके 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी लगातार आपके यूटी और राज्य बढ़े हैं। ठीक है, तो इन तीनों की बात मान के 14 स्टेट बना दिए, हमारा तो नंबर ही नहीं था। 1956 में हरियाणा उस टाइम पंजाब का हिस्सा था। एक आदमी थे प्रताप सिंह कैरो, ये सीएम थे बेटा, प्रताप सिंह कैरो। इन्होंने ये कहा कि भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला जो दिया गया है उसी को लागू करेंगे। अब उस क्षेत्रीय फॉर्मूले में फजल अली साहब ने क्या लिखा था, जैसे हमारे जैसों की लोकेशन के लिए कि इनको स्टेट की मान्यता नहीं मिल सकती इस बेसिस पर जैसे हम लोग पंजाब को दे रहे हैं, लेकिन इनको क्षेत्रीयता की मान्यता मिल जाएगी। यानी सेम सच्चर जो सेकंड सीएम ऑफ पंजाब थे उनकी बात को ही इन्होंने रिपीट कर दिया। इससे कह दिया हिंदी क्षेत्र, हिंदी भाषी, और ऊपर वाले रह गए पंजाबी। 1956 की ये बात हमें हरियाणा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन क्या करें बेटा, जो कानूनन मान लिया गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, उस जमाने के पीएम ने और बाकी लोकसभा सब ने मान लिया, तो आप अलग से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ठीक है, ऐसे अगर ऐसे हर कोई अपनी मर्जी करे तो देश बनेगा ही नहीं। थोड़ी तो ये रखना पड़ता है ना कि देश का एक सिस्टम है, एक डेकोरम मेंटेन करना है। तो अच्छा किया। आगे जाके क्या हुआ, अब हम लोगों ने इस टाइम ये बात मान ली, हमने मना नहीं किया, माननी भी पड़ेगी और माननी भी चाहिए। आगे जाके 1965 आया, एक आदमी थे संत फतेह सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आमरण अनशन करूंगा। पहले भूख हड़ताल बोले, फिर बोले आमरण अनशन, मतलब जिंदा नहीं रहूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी गई, अनशन पे बैठूंगा। वो अनशन पे बैठे, लेकिन उस टाइम पे हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई, 65 का भारत पाक युद्ध। तो शास्त्री जी ने अपने मेन आदमी को भेजा कि भाई ऐसे हम दुखी हैं, बाहर हमें कितनी टेंशन है, पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, हम उससे लड़े या आप लोग इंटरनल मैटर को दुखी कर रहे हो। अब आप कह रहे हो अलग से स्टेट बनाओ, पहले बाहर के पचड़े तो निपटा लें तब तो स्टेट बनाएंगे। फतेह सिंह जी को फील हुआ कि हाँ यार, इस टाइम पे देश अंदर से दुखी नहीं करना चाहिए सरकार को, सरकार ऑलरेडी बहुत टेंशन में है। तो सरकार की तरफ से उन्होंने कहा ठीक है आप निश्चिंत रहिए, आप लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे हम, और हम ये डिमांड अभी नहीं रखेंगे, लेकिन जिस दिन लड़ाई होगी फिर मैं अनशन करूंगा। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, जब लड़ाई खत्म हो जाए तब देख लेना, फिलहाल के लिए इसको रोक दो। इन्होंने रोक दिया बेटा। ये बात दिल्ली तक पहुंच गई कि अनशन मंशन होगा। तो दिल्ली में उस जमाने में ये बात जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और सबने फील किया कि भाई ठीक है, लड़ाई तो रुकनी थी, लड़ाई रुक गई, कि अब वो इंटरनल मैटर जो है ना दोबारा से उठेगा हरियाणा पंजाब का। तो 1965 में एक हमारी तीसरी लोकसभा चल रही थी। हमारी पहली लोकसभा 1951-52 में 52 में आ गई थी ना बन के, 51 में इलेक्शन, सेकंड 1957, थर्ड 1962 में बन गई थी, तो थर्ड ही अभी चल रही थी। इसमें बेटा लोकसभा के स्पीकर थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह, उनका नाम था ये, सरदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जी तक ये बात पहुंची संसद के सामने, लोकसभा के अध्यक्ष के, कि भाई ऐसे ऐसे हरियाणा पंजाब से अलग होने की डिमांड रख रहा है, और पहले 65 में वो रुक गया था कुछ दिन के लिए, लेकिन अब वो आगे फिर से गड़बड़ करेगा। तो सरदार हुकुम सिंह जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक अपनी समिति बनाता हूँ संसदीय, और हम डिस्कस करके बताते हैं क्या करना होगा। तो उसमें क्या होता है बेटा, कुछ ऑपोजिशन वाले लीडर्स को ले लेते हैं, कुछ सरकार जो बैठी है ये बैठ के 8-10-20 आदमी जितनी जरूरत हो और डिस्कशन करते हैं। इसमें बहसबाजी नहीं करते, असली मुद्दे पे बात करते हैं। और डिस्कशन करने के बाद बता दिया उन्होंने हुकुम सिंह जी को कि हमें ऐसा लगता है कि बनवा दो कमेटी, कल कलेश करेंगे, उससे बढ़िया आज ही निपटा दो। भाई एक चीज पे जब लड़ाई होने लगे तो बेहतरी क्या होती है कि उसको निपटा के दूर किया जाए। नहीं तो क्या होगा, लड़ाई आज टलेगी कल होगी, कल टलेगी परसों होगी, परसों टलेगी अगले दिन होगी, लड़ाई तो होगी ही होगी। और लड़ाई एक दिन से नहीं निपटती, लड़ाई फिर धीरे 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 क्या पता किस रूप में सामने आए। अब जैसे मणिपुर में देखो पिछली बार कितनी आग जनी, कितनी हिंसा, कितना बुरा हाल हुआ। तो ऐसा ना हो, समझदारी इसी में है कि इनको अलग कर दिया जाए। इसी काम के लिए सरदार हुकुम सिंह जी ने समिति बनाई थी कि डिस्कशन करके तुम बताओ क्या करना ठीक है।
संसदीय समिति ने कहा अलग करना ठीक रहेगा। संसदीय समिति की बात मान ली गई और फिर कहा कि भाई हम लोग तो सांसद हैं, हमें तो उतनी समझ नहीं है संविधान की, हम तो भैया इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो सांसद तो नहीं लेकिन जो जजेस होंगे वो एनालाइज कर पाएंगे, वो बता पाएंगे कितना पार्ट काट के हरियाणा को। अब सोचो पंजाब की जमीन कटेगी तो वो भी तो एंटी होगा, वो कहेगा इतनी जमीन इनको क्यों दे दी। हर आदमी के ऊपर जोर पड़ता है बेटा। तो फिर पंजाब हरियाणा ना लड़े इसके लिए 3 समझदार आदमी फिर से बैठाए गए, लेकिन वो फजल अली जी नहीं थे। इस बार हरियाणा पंजाब को बेसिकली पुनर्गठित करना था, हरियाणा तो नया बनना था। तो एक कमीशन बनाया गया, नाम रखा गया पंजाब पुनर्गठन, बल्कि पंजाब सीमा बाउंड्री पुनर्गठन आयोग, यानी पंजाब की सीमा का दोबारा से गठन होने के लिए एक कमीशन है। हर कमीशन का नाम एसआरसी था जब ये स्टार्टिंग हुई थी, एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसके आगे पी और लगा दो तो पंजाब का। अब ये पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग बन गया। इसी को हम लोग बोल देते हैं जेसी शाह आयोग, क्योंकि पहला जो इसका हेड था उनका नाम ही था जेसी शाह। इसी को शॉर्ट में शाह कमीशन भी कह देते हैं। इसमें भी 3 आदमी रखे गए, एक जेसी शाह जो अध्यक्ष थे, कमीशन के मुखिया थे, एक रखे गए बेटे इसमें एम फिलिप, और एक रखे गए एस दत्त। 3 लोगों ने 1.5 महीने लगभग काम किया। ये बना था बेटा ग्रुप जो आया था ना अपने यहाँ कामकाज करने, स्पेसिफिक इसी एरिया में, ये आया था 23 अप्रैल को, और फिर इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 31 मई को। इसका मतलब ध्यान से देखने पे 1 महीना और 7 दिन, 1 हफ्ता। तो 1 महीने 1 हफ्ते तक इसने क्या किया, पूरा पंजाब घूमा, फिर देखा किस किस गांव की सीमा कहाँ किस एरिया में जाएगी, क्योंकि ऐसे डिवीजन करना इतना आसान नहीं, बंटवारा इतना आसान नहीं होता ना भाई, क्या चीज़ किसको मिलेगी, इतनी समझ की आगे कलेश ना हो भाई, कल को पंजाब हरियाणा आपस में ना लड़े, बहुत सारे मुद्दे थे। तो फिर 3 पढ़े लिखे समझदार लोगों ने इनके पूरी चीज़ों को एनालाइज किया कि बटेंगे तो राजधानी भी चाहिएगी, राजधानी पंजाब के पास तो चंडीगढ़ है, तो हरियाणा को भी चंडीगढ़ जैसा या तो शहर बसा के दो, क्योंकि पंजाब को तो बसाया भाई, आज़ादी के बाद तो चंडीगढ़ बसाया था, सारी प्लानिंग केंद्र सरकार ने की थी, नेहरू जी ने की थी। तो ये दिक्कत थी कि हरियाणा भी तो ज़मीन मांगेगा कि मुझे भी राजधानी दो। तो डिसीजन लिया गया, एक काम करते हैं चंडीगढ़ दोनों की साझी रखते हैं। अब चंडीगढ़ साझी कैसे निभेगी, 2 राज्यों की साझी राजधानी कभी नहीं निभ सकती, अगर यूटी है तो निभेगी। उसी दिन से, जिस दिन हरियाणा बना ना 1 नवंबर 1966 से, तो फिर उसी दिन कह दिया कि अब पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ थी अब वो उसकी राजधानी नहीं है, राजधानी है लेकिन वो अब यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए आज तक निभ रही है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। अदरवाइज तो पंजाब हरियाणा को लड़ता और कहता भाई मैं कैसे दूं अपनी राजधानी, हरियाणा कहता मेरी बना के दो, तो फिर ये डिस्प्यूट ना हो। तो सेम डे जिस दिन हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, उसी दिन ये राजधानी नई यूटी के रूप में अस्तित्व में आई। ठीक है, इस तरीके से बेटा हरियाणा का राज्य का गठन हुआ। और फिर ये गठन तो क्या हुआ, फाइल तैयार हुई। ये फाइल 31 मई को पूरी हुई, सिग्नेचर हुए, और इन लोगों को किसने भेजा था, देश ने, हरियाणा ने नहीं बनाया था, ये देश ने भेजा था, हुकुम सिंह जी ने। इन्होंने जाके अपनी रिपोर्ट जिसने भेजा उसी को सौंप दी, यानी सरदार हुकुम सिंह जो समिति बनाई थी ना इन्होंने, उस समिति की सिफारिश पे वो गए थे, इनको दे दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है रिपोर्ट 31 मई को मिल गई, लेकिन मई के बाद तो सेशन नहीं बैठता, फिर जून जुलाई, इन्होंने कहा और थोड़ा सा देखते हैं, कुछ चीज़ों पे काम करते हैं। और फाइनली बेटा इन्होंने सितंबर 1966 को इसको संसद के डेस्क पे पहुंचा दिया कि भैया इस पे डिस्कशन करो। संसद में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, लोकसभा राज्यसभा में, और फाइनली ये सब ने एक मोहर लगा दी कि ठीक है भैया क्या फर्क पड़ता है, जमीन तो उतनी रहेगी ना, पंजाब तो उतना ही रहेगा, बस नाम एक हरियाणा पड़ गया। अब जैसे हरियाणा में कोई नया जिला बना दे गोहाना, तो क्या फर्क पड़ेगा, सोनीपत तो एज इट इज है, ऐसे ही सोनीपत भी तो अलग बना था। मान लीजिए कोई भी जिला में से जब एक चरखी दादरी बना तो क्या फर्क पड़ा, सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि जिस एरिया को मान्यता मिल जाती है एक जिले के रूप में, वहाँ थोड़ी सुविधाएं, फंड्स ज्यादा आते हैं। वहाँ आप देखेंगे भैया बड़े बड़े अफसर आएंगे तो उनके लिए स्पेशल जो इस तरह के ऑफिस डेवलप किए जाएंगे। वहाँ फिर आप देखेंगे पुलिस की थोड़ी सी कार्यवाही बढ़िया, राज्य के स्तर पे, जिले के स्तर पे फौज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जो पुलिस वाले हैं, थाने वालों की संख्या जो है वो, क्योंकि उस लेवल का काम करना पड़ेगा, वो बढ़ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन में, कामकाजी में तेजी आ जाएगी, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा। तो उस तरह से फिर इन लोगों ने कहा कि ठीक है इस पर डिस्कशन कर लेंगे। सितंबर में इसकी फाइल पर डिस्कशन हुआ और डिसीजन लिया गया कि 1 नवंबर 1966 को हम इसको नए राज्य के रूप में मान्यता दे देंगे। और तब से आज तक हमारा हरियाणा, उस जमाने का तो नया था, अब तो क्या ही नया है, लेकिन एक राज्य के रूप में एज इट इज मान्यता चली आ रही है। उस दिन के बाद हमने कोई जमीन का टुकड़ा बढ़ाया नहीं, लेकिन कुछ घटाया भी नहीं। जितनी जमीन मिली थी 44,212 वर्ग किलोमीटर, आज भी उतनी ही हमारे पास है।
44,212 वर्ग किलोमीटर एज इट इज जमीन है। तब इसके हमने 7 भाग किए थे घर जेके में, आज इसी को बढ़ा के हमने 22 कर दिया। तो ये है हरियाणा के गठन की कहानी। उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आया होगा। तो बेटा देखो, जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। जिसका इंटरेस्ट हो, मैं नंबर्स दे देती हूँ, आप आईसीएस कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन जाके प्ले स्टोर पे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को। इस पे आईसीएस की सभी क्लासेस चलती हैं। पूरे साल का आप बैच ले सकते हैं, जो लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है, स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं होता, लाइव क्लास में पूरे साल का 1 ईयर का। इसकी फ़ी है बेटा 3000 रुपीज़। इसमें स्पेशल कोर्स चल रहा है अब, क्रैश कोर्स। ये हरियाणा को ध्यान में रख के बनाया है और इस क्रैश कोर्स की जो टाइम है वो है लगभग 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने में इसको ख़त्म कर देंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट्स बहुत स्पीड से रिवीजन में चल रहे हैं। हरियाणा जी के साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और लगातार चल रहे हैं, डेली इनकी क्लासेस होती हैं। अब अगली क्लास मेरी इसी में रहेगी। तो ये क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा 2.5 महीने का। इसकी फ़ी रखी है 500 रुपीज़, 499। और इसके अलावा मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। अब तो खैर ये इसमें क्लासेस चल रही हैं, पर इसकी पेमेंट का वो बंद कर दिया गया है। ये बेटा पूरी आधुनिक भारत की मैंने क्लासेस पढ़ानी है, और ये चाहे 1.5 महीना चले, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने, इसमें बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी करेंगे, एक एक कहानी को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए और सारे नोट्स को पढ़ते हुए। इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, तो भी कोई बात नहीं, एक बार क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये अब फिलहाल में इसमें एडमिशन नहीं है, ये बंद कर रखा है, और अब जब ये वीओडी पे आएगा तब इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल परिमल सर की ट्रिग्नोमेट्री, ये स्पेशल चला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, और 149 रुपीज़ इसका चार्ज है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, बिल्कुल इनिशियल बेसिक से और हायर लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल से काम होगा। जिसको टफ लगती है, ये बेटा अगर 1 नंबर की आई तो 1 नंबर पक्का है, और ये 2 नंबर 3 नंबर की आई तो उतने नंबर पक्के हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आनी ही आनी है। तो अपना नंबर पक्का करने के लिए इसको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे ट्रिग्नो के लिए आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको नंबर दे देती हूँ, जिसका इंटरेस्ट हो वो कॉल करके जानकारी ले सकता है। एक नंबर है 98 1200 96 96। एक नंबर है 90 5300 6800 6800। एक नंबर है 90 5300 20 40। ये हमारा हेडक्वार्टर का नंबर है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो इस पे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के रिगार्ड में अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो ये हमारे एप्लीकेशन जो आपको जानकारी देंगे, सारा सिस्टम को समझा देंगे, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेली ऐसे ना 20 मिनट 25 मिनट की क्लासेस लेती रहूंगी, ताकि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं आ सकते, जिनके लिए कि 500 रुपये बहुत भारी भरकम है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऐसे भी अपना, लेकिन बेटा इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सोशल साइट पे कोई भी टीचर एक बाउंडेशन होती है, उतना ही पढ़ा पाता है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारी बातें आप इस तरह से खुले प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाते हैं, पर कोई नहीं, जो बिल्कुल ही मजबूर है वो इतने से फिर किताब पढ़ ले 3-4 बार तो अपना कर